ये है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इंडिया की पहली 100 कंपनीज आती हैं लार्ज कैप में, नेक्स्ट 150 आती हैं मिड कैप में और बाकी बची स्मॉल कैप में। ये कंसेप्ट क्लियर है? अब सेबी इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से अलग अलग कैटेगरीज बनाता है, जैसे मल्टी कैप, लार्ज मिड कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास मान लो 100 रुपए हैं टू इन्वेस्ट, इसमें से अगर मैंने मिनिमम 25 रुपए डाल दिए लार्ज कैप में, 25 मिड में और 25 स्मॉल में और बाकी फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी पे छोड़ दिए, तो ये बन जाएगा मेरा मल्टी कैप फंड। ध्यान रखिए, यहाँ मेरे पास 25 रुपए अपने हिसाब से इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है एज अ फंड मैनेजर। अब यही 100 रुपए में से अगर मैंने मिनिमम 25 की जगह 35 रुपए लार्ज में, 35 रुपए मिड कैप में इन्वेस्ट किए और बाकी 30 अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए बचाए, तो ये बन जाएगा मेरा लार्ज मिड कैप कैटेगरी। ध्यान देना, यहाँ मेरे पास 30 रुपए खुद से इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है एज अ फंड मैनेजर। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मैं यहाँ स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन वही जब मेरे पास पूरे 100 रुपए अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज के हिसाब से इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये बन जाता है मेरा फ्लेक्सी कैप फंड। अब हमने यही 3 कैटेगरीज की बात क्यों की? क्योंकि ये 3 कैटेगरीज इन्वेस्टर्स को बहुत परेशान करती हैं। तीनों के पास लिबर्टी है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की, तो इन्वेस्टर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन तीनों कैटेगरीज में से भी किससे पिक करें व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिफिकेशन, और अगर कैटेगरी सॉर्ट हो भी जाए तो कौन सा फंड सिलेक्ट करें। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हमने तीनों कैटेगरीज को कंपेयर कर दिया, कौन हिस्टोरिकली बेटर रिटर्न्स देते आए हैं और किसने इन्वेस्टर्स का पैसा ज्यादा रिस्क में रखा। एंड व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, भाई माय रिसर्च टीम गोज ऑल इन। हमने कंपैरिजन्स पूरे 3 लेवल्स में देखे। फर्स्ट लेवल में देखा कि ये जो फिक्स परसेंटेज वाइज इन्वेस्ट करने वाले फंड्स हैं, क्या वाकई ये फायदा देते हैं या उल्टा हमारे पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचाते हैं। सेकंड लेवल में हमने देखा कि इन तीनों कैटेगरीज के इंडेक्स फंड को आपस में कंपेयर किया कि कौन सी कैटेगरी के पास एक्चुअल एज है। और तीसरे लेवल में हमने इन तीनों कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स को उसी कैटेगरी के बॉटम 3 फंड से कंपेयर किया, डिफरेंस इन परफॉर्मेंस देखने के लिए। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग नंबर्स, स्टे टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक चीज क्लियर है कि फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस और अपॉर्चुनिटीज देखकर डिसाइड करता है कि पैसा लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में कितना एलोकेट करना है, मतलब एलोकेशन कंप्लीटली डायनेमिक होती है। मल्टी कैप में डाइवर्सिफिकेशन रूल के थ्रू फिक्स कर दिया गया है। यहाँ मिनिमम 25 लार्ज कैप, 25 मिड और 25 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है। बाकी 25% एलोकेशन फंड मैनेजर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। और लार्ज एंड मिड कैप फंड में रूल होता है मिनिमम 35% लार्ज कैप और 35% मिड कैप। इसलिए पोर्टफोलियो ज्यादातर लार्ज कंपनीज और ग्रोइंग मिड कैप कंपनीज के कॉम्बिनेशन पर बिल्ड होता है, जहां स्मॉल कैप एक्सपोजर कंपैरेटिवली कम रहता है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपने कंपैरिजंस। पहली लेयर ऑफ कंपैरिजन में हमने निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 इंडेक्स को निफ्टी 500 के साथ कंपेयर किया। दोनों के नाम अच्छे से देख लेना। अब यही दोनों को क्यों? क्योंकि दोनों इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका एलोकेशन अप्रोच बिल्कुल अलग है। मल्टी कैप 50:25:25 इंडेक्स में एलोकेशन स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड है कि 50% लार्ज कैप और 25% मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही है। वही निफ्टी 500 एक मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स है, जहां एलोकेशन किसी रूल से फिक्स नहीं होता। कंपनी का वेट उनके मार्केट साइज के हिसाब से डिसाइड होता है, मार्केट साइज। इसीलिए नेचुरली लार्ज कैप का वेट ज्यादा हो जाता है। हम इसमें यही देखेंगे कि क्या ये फिक्स्ड एलोकेशन स्ट्रक्चर एक्चुअली कोई एडवांटेज क्रिएट करता है या उल्टा नुकसान पहुंचाता है। सरप्राइजिंगली रोलिंग 5 ईयर पीरियड में मल्टी कैप इंडेक्स ने नॉर्मल इंडेक्स निफ्टी 500 से रफली 10 में से 8 बार आउट परफॉर्म किया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि निफ्टी 500 मिड और स्मॉल कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाया। मार्केट वेट के हिसाब से उसके पास सिर्फ 29% इन्वेस्ट करने की ही छूट थी इन मिड और स्मॉल कैप। वहीं दूसरे केस में फंड मैनेजर वाज एबल टू इन्वेस्ट 50% इन मिड और स्मॉल कैप, जिससे पोर्टफोलियो को फास्टर ग्रोइंग सेगमेंट्स मतलब मिड और स्मॉल कैप का ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलता है। साथ ही यहाँ और एक सटल मैकेनिज्म काम करता है, रीबैलेंसिंग। जब भी कोई सेगमेंट मार्केट में ज्यादा रन कर लेता है, पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली उसका वेट रिड्यूस करता है और रिलेटिवली अंडर परफॉर्मिंग सेगमेंट में कैपिटल एलोकेट कर देता है। टाइम के साथ ये प्रोसेस डिसिप्लिन डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करता है। तो लेवल 1 के कंपैरिजन से क्या समझ में आया कि रूल बेस्ड एलोकेशन स्ट्रक्चर एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है। अब रूल बेस्ड स्ट्रक्चर तो कई हैं, इस वीडियो के हिसाब से ये 3 कैटेगरीज हैं। इसमें से कौन सा अप्रोच इन्वेस्टर्स के लिए हिस्टोरिकली बेटर रहा, अब ये देखते हैं।
नाउ दिस टेक्स अस टू द सेकंड लेयर ऑफ आवर कंपैरिजन। जब हम फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और लार्ज मिड कैप स्ट्रैटेजीज को साथ में कंपेयर करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आता है। यहाँ हमने फ्लेक्सी कैप में इक्वल वेट फ्लेक्सी कैप लिया है। तो एग्जांपल के लिए पिछले 10 सालों में निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 इंडेक्स ने रफली 15.5% एनुअलाइज रिटर्न डिलीवर किया। वहीं इसी पीरियड में एक इक्वल वेटेड फ्लेक्सी कैप स्टाइल पोर्टफोलियो ने रफली 15.9% के आसपास रिटर्न्स जनरेट किए, जबकि निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स भी अराउंड 16.3% एनुअलाइज रिटर्न डिलीवर करता है। इस रिटर्न के हिसाब से अगर किसी इन्वेस्टर ने इन तीनों अप्रोचेस में 10,000 की मंथली एसआईपी 10 सालों तक की होती तो मल्टी कैप इंडेक्स कॉर्पस रफली 28.7 लाख तक पहुंचाता, इक्वल वेटेड फ्लेक्सी कैप अप्रोच में ये रफली 29.4 लाख होता और लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स में कॉर्पस 30.2 लाख का आता। मतलब इस कंपैरिजन में लार्ज मिड 250 इंडेक्स ने लीड ली, जो फ्लेक्सी कैप से रफली 80,000 और मल्टी कैप से लगभग 1.5 लाख ज्यादा कॉर्पस बनाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं है। बेसिकली इन तीनों अप्रोचेस के रिटर्न्स आउटकम सरप्राइजिंगली सिमिलर कॉरिडोर में रहते हैं। अब आपको लगेगा कि हो सकता है इन कैटेगरीज में से किसी एक ने ज्यादा रिस्क लिया हो, तो वो भी देख लेते हैं। फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो की 10 ईयर एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी रफली 16.8% रही है, मल्टी कैप की वॉलेटिलिटी अराउंड 16.4% है और लार्ज में 250 की वॉलेटिलिटी रफली 16.2% के आसपास रहता है। मतलब रिस्क और रिटर्न दोनों ही एक सिमिलर बैंड में ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। और ये पैटर्न सिर्फ 10 ईयर पीरियड तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप 3 और 5 साल के विंडोज को भी देखें तो रिटर्न और वॉलेटिलिटी ब्रॉडली सिमिलर कॉरिडोर में ही मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कंपैरिजन से एक इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलती है, लॉन्ग टर्म आउटकम्स सिर्फ एलोकेशन कैटेगरी से ड्रामेटिकली चेंज नहीं हो जाते। तीनों कैटेगरीज अलग तरीके से डिजाइन किए गए हैं, लेकिन टाइम के साथ उनके आउटकम्स काफी क्लोज रेंज में कन्वर्ज कर जाते हैं। डिफरेंस ज्यादातर पोर्टफोलियो के बिहेवियर और फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप स्ट्रक्चर में एलोकेशन लार्जली रूल से डिफाइंड होता है, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट साइकिल, वैल्यूएशंस और अर्निंग ट्रेंड को देखकर अपना एलोकेशन डायनेमिकली शिफ्ट कर सके। अब हमने जो तीनों कैटेगरीज जो आपके सामने कंपेयर किए, उससे आपको लग रहा होगा कि कोई भी कैटेगरी चुन लेते हैं, तीनों कैटेगरीज के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में सेम ही होंगे। लेकिन यहां आप गलत हो सकते हैं अगर आपने इनके फंड्स गलत चुन लिए। रियल डिफरेंस दिखा हमें इनके फंड कंपैरिजन में। तो अब तीसरे लेवल ऑफ कंपैरिजन में चलते हैं। हमने वही 3 कैटेगरीज ली, फिर हर कैटेगरी के अंदर टॉप 3 और बॉटम 3 फंड्स आइडेंटिफाई किए, ताकि ये समझ सके कि एक ही कैटेगरी के अंदर टॉप और बॉटम आउटकम के बीच कितना गैप आता है। इसके लिए एक सिंपल प्रोसेस फॉलो किया गया। वैल्यू रिसर्च के फंड स्क्रीनर पर जाकर कैटेगरीज फिल्टर की गई और वहां से 3, 5 और 10 साल के रिटर्न्स के बेसिस पर फंड को रैंक किया गया। इन्हीं नंबर्स के बेसिस पर हर कैटेगरी के टॉप परफॉर्मर्स और बॉटम परफॉर्मर्स आइडेंटिफाई किए गए। ये डेटा वैल्यू रिसर्च से लिया गया है और 28 फरवरी 2026 तक का है। अगर हम पहले 3 और 5 साल के होराइजन को देखें तो तीनों कैटेगरीज में रिटर्न्स काफी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। पिछले कुछ सालों में ब्रॉडर मार्केट रैली का बेनिफिट मिड कैप और स्मॉल कैप को भी मिलता है, इसलिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में नंबर्स जनरली हेल्दी नजर आते हैं। लेकिन जब हम 10 साल के होराइजन पर आते हैं तब कैटेगरीज का बिहेवियर और क्लियरली सामने आता है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में टॉप फंड्स जैसे मिराया एसेट लार्ज एंड मिड कैप और बंधन लार्ज एंड मिड कैप रफली 19% के आसपास एनुअलाइज रिटर्न डिलीवर करते हैं। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर ने 10,000 की एसआईपी की होती तो कॉर्पस रफली 36 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन इसी कैटेगरी के लोअर एंड पर रिटर्न्स रफली 13 से 14.9% के बीच रहते हैं, जहां एसआईपी कॉर्पस सिर्फ 25 लाख से 27 लाख के रेंज में आता है। तो टॉप और बॉटम का डिफरेंस इस कैटेगरी में 10 लाख का है और डिस्पर्जन 6% का। इन टॉप फंड ने बेंचमार्क से भी आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ने रफली 17.7% रिटर्न दिए, जबकि मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने अराउंड 19.25% रिटर्न डिलीवर किए। अब अगर मल्टी कैप कैटेगरी को देखें तो 10 साल के होराइजन पर टॉप परफॉर्मर्स जैसे क्वांट मल्टी कैप और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड रफली 17 से 18% के रेंज में रिटर्न्स डिलीवर करते हैं, जिससे 10,000 की एसआईपी रफली 32 लाख से 35 लाख तक ग्रो हो सकती है। लेकिन मल्टी कैप कैटेगरी के बॉटम 3 फंड्स भी रफली 16.2 से 17.3% के बीच रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं। इसका मतलब 10,000 की एसआईपी भी रफली 30.8 लाख या 32.3 लाख तक ग्रो हो जाती है। यहां डिस्पर्जन सिर्फ 2.23% का है, जो रिलेटिवली काफी लो है। इसका मतलब यह है कि इस कैटेगरी में फंड सिलेक्शन का इंपैक्ट कंपैरेटिवली कम दिखाई देता है और पूरी कैटेगरी का ओवरऑल फ्लोर काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। बेंचमार्क कंपैरिजन भी इंटरेस्टिंग है। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 इंडेक्स ने
रफली 17% रिटर्न दिए, जबकि क्वांट मल्टी कैप फंड ने अराउंड 18.85% रिटर्न डिलीवर किए, यानी बेंचमार्क से 1.85% का आउट परफॉर्मेंस। अब अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी देखें तो यहाँ बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अपसाइड क्लियरली सबसे ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड रफली 21% एनुअलाइज रिटर्न डिलीवर करता है, जिससे 10,000 की एसआईपी 41 लाख तक ग्रो हो सकती है। लेकिन इसी कैटेगरी के बॉटम परफॉर्मर्स रफली 11 से 13% के रेंज में ही रहते हैं, जहां एसआईपी कॉर्पस सिर्फ 22 लाख से 25 लाख के आसपास पहुंचता है, लगभग 20 लाख का डिफरेंस। यहां डिस्पर्जन काफी वाइड है। इसका सिंपल मतलब यह है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर का डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा फंड मैनेजर हो तो स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है, लेकिन वीक एग्जीक्यूशन हो तो आउटकम काफी लो भी हो सकता है। तो अगर इस पूरे एनालिसिस को सिंपल वर्ड्स में समराइज करें तो 3 अलग पैटर्न सामने आते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मॉडरेट डिस्पर्जन दिखाई देता है, यहाँ फंड सिलेक्शन मैटर करता है लेकिन आउटकम एक्सट्रीम नहीं होते। मल्टी कैप कैटेगरी में डिस्पर्जन रिलेटिवली लो है, जो सजेस्ट करता है कि स्ट्रक्चरल डाइवर्सिफिकेशन कैटेगरी को नेचुरली स्टेबल आउटकम देता है। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में डिस्पर्जन सबसे ज्यादा है, जहां फंड मैनेजर की स्किल फाइनल रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकती है। प्लस अगर मैं इन तीनों कैटेगरीज को कंपेयर करूं तो डेटा में भी ये क्लियरली दिखता है कि इवन बॉटम परफॉर्मिंग मल्टी कैप फंड भी रिस्पेक्टेबल आउटकम्स डिलीवर कर पाते हैं, बेटर देन अदर टू, जो कैटेगरी के स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल बेस को रिफ्लेक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सिर्फ कैटेगरी चूज करना ही काफी नहीं होता, कई केसेस में फंड सिलेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब क्विकली इन तीनों कैटेगरीज के रिस्क भी देख लेते हैं थ्रू स्टैंडर्ड डिविएशन। शॉर्ट टर्म होराइजन में फ्लेक्सी कैप फंड की वॉलेटिलिटी थोड़ी लोअर दिख सकती है, लेकिन जैसे जैसे होराइजन लॉन्गर होता है तीनों कैटेगरीज का रिस्क प्रोफाइल काफी सिमिलर रेंज में कन्वर्ज हो जाता है। 10 साल के होराइजन में वॉलेटिलिटी रफली 16 to 17% के बैंड में रहती है। बीटा भी कुछ ऐसी स्टोरी बताता है। तीनों कैटेगरीज के बीटा रफली 0.9 के आसपास रहते हैं। इसका मतलब है कि ये कैटेगरीज ब्रॉडर मार्केट मूवमेंट्स के साथ क्लोजली मूव करती हैं, लेकिन थोड़ी लोअर सेंसिटिविटी के साथ। मतलब ओवरऑल पिक्चर ये है कि लॉन्ग टर्म में रिस्क प्रोफाइल भी काफी सिमिलर बैंड में ऑपरेट करता है, चाहे कैटेगरी फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो या लार्ज एंड मिड कैप। तो दोस्तों अगर इस पूरे एनालिसिस को समराइज करें तो 3 क्लियर पैटर्न सामने आते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ फंड मैनेजर मार्केट साइकिल के हिसाब से एलोकेशन चेंज कर सकता है। अगर एसेट एलोकेशन और स्टॉक सिलेक्शन सही हो तो रिटर्न सिग्निफिकेंटली हायर हो सकते हैं, लेकिन इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से डिस्पर्जन भी हाईएस्ट होता है। मतलब टॉप और बॉटम फंड्स के आउटकम्स में काफी बड़ा गैप आ सकता है। इस कैटेगरी में फाइनल रिजल्ट काफी हद तक फंड मैनेजर की स्किल पर डिपेंड करता है। वहीं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी कंपैरेटिवली प्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाता है। पोर्टफोलियो का कोर एस्टैब्लिश्ड लार्ज कैप कंपनीज में रहता है, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि मिड कैप ग्रोथ का इंजन बन जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन की वजह से वॉलेटिलिटी जनरली कंट्रोल रहती है और आउटकम्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। लेकिन क्योंकि स्मॉल कैप का एक्सपोजर लिमिटेड होता है, इस कैटेगरी का अपसाइड भी नेचुरली थोड़ा कैप्ड होता है। मल्टी कैप कैटेगरी एक इंटरेस्टिंग मिडिल ग्राउंड क्रिएट करता है। यहाँ स्ट्रक्चरल डाइवर्सिफिकेशन बिल्ट इन होता है, जहाँ पोर्टफोलियो परमानेंटली लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में इन्वेस्टेड रहता है। इस डिजाइन का एक सटल बेनिफिट ये है कि कैटेगरी का डाउन साइड रिलेटिवली प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि पोर्टफोलियो इकोनॉमी के डिफरेंट ग्रोथ सेगमेंट में स्प्रेड रहता है और शायद यहाँ एक डीपर इन्वेस्टिंग इनसाइट छुपी हुई है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टॉक पिकिंग का रिजल्ट नहीं है। बहुत बार पोर्टफोलियो का डिजाइन भी आउटकम को शेप करता है। कैसे एलोकेशन किया गया है, कैसे रीबैलेंसिंग हो रही है और पोर्टफोलियो का एक्सपोजर इकोनॉमी के डिफरेंट ग्रोथ लेयर्स में कैसे स्प्रेड है। इसलिए प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग में कैटेगरी सिलेक्शन और फंड सिलेक्शन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मुझे कमेंट में बताना कि आपने इनमें से कौन से कैटेगरी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और स्पेसिफिकली कौन से फंड में इन्वेस्ट किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपने फंड का नाम लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.